जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां पर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंचम। ऑप्शन बी पंचम अवस्था को। पदार्थ की समान अवस्थाएं जो होती हैं वो होती है ठोस, द्रव, गैस। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा को कहते हैं और पंचम अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कहते हैं। इसे सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के ने सैद्धांतिक रूप से 1924-25 में प्रस्तुत किया। प्रयोगात्मक रूप से पहली बार 1955 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वाइमन ने इसे प्राप्त किया और बहुत कम तापमान पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि म्यूरेटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। म्यूरेटिक एसिड दरअसल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl का ही पुराना और व्यावसायिक नाम है। यह एक मजबूत अम्ल है जो प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में उपयोग होता है। इसका उपयोग टॉयलेट क्लीनर, धातु सफाई और रसायन निर्माण में भी किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। म्यूरेटिक एसिड ने परलोरिक अम्ल की बात करें HClO4 या बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर है, अलग अम्ल है। और पिपिक अम्ल की बात तो यह एक कार्बनिक अम्ल है, म्यूरेटिक एसिड नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है NaHCO3। CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें जो घटक हैं वो है आपका सोडियम का घटक है, सोडियम का घटक है, हाइड्रोजन का घटक है, कार्बन का घटक है और ऑक्सीजन का घटक है। तो इसमें क्या है नाइट्रोजन, सोडियम का घन वो है, हाइड्रोजन का घटक हो जाता है आपका और कैल्शियम घटक हो जाता है। ऑक्सीजन कहते हैं परंतु कैल्शियम घटक नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसमें कैल्शियम जो है इसका घटक नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल। आपसे पूछा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तांबे की छड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तांबे की छड़ एक ठोस है इसलिए इसके कण बहुत पास और मजबूती से जुड़े होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल का क्रम जो होता है ठोस होता है, ठोस फिर द्रव फिर गैस। सबसे अधिक जो होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। गैसों में कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। ठोस में कण कंपन करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लार अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है। आपसे पूछा है कि सलाइवरी अमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लार अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट विशेषकर स्टार्च को तोड़ता है या पाचन की प्रक्रिया मुंह में ही शुरू कर देता है। स्टार्च को या माल्टोज में बदलता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा पेट में होता है। वसा का पाचन लिपेज एंजाइम करता है और विटामिन का पाचन नहीं होता, वह सीधे अवशोषित हो जाते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से लंबा होता है या आंख का लेंस सामान्य से अधिक उत्तल हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया है। आपसे पूछा है कि लोहे में जंग लगना कैसी अपक्रिया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन अपक्रिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगना मतलब Fe+O2 क्या हो जाता है, Fe2O3 या ऑक्सीकरण भी है। नमी की उपस्थिति में प्रक्रिया तेज होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार कौन से हैं। आपसे पूछा है कि साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेकाइमा, कुलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सभी स्थायी ऊतकों के प्रकार होते हैं। साधारण स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके तीन प्रमुख प्रकार हैं, पेरेनकाइमा, कुलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये पौधों में भंडारण, समर्थन और संरचना का कार्य करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो जाइलम जो है या जटिल स्थायी ऊतक है, फ्लोएम या भी जटिल ऊतक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। आपसे पूछा कि कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु फोकस के अंदर हो। इसका उपयोग सेविंग मिरर में होता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा यौगिक है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है यानी कि, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल जो है या कंपाउंड है, यौगिक है। जल एक यौगिक है जो दो तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, लोहा और सल्फर जो दिया हुआ है ये सभी तत्व हैं। यौगिक का निश्चित अनुपात होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो दो मुख्य भागों से बना होता है, प्लाज्मा यानी कि तरल भाग और रक्त कणिका यानी कि ठोस भाग। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% हिस्सा बनाता है जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर केवल 45% होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी वह यंत्र है जो भूकंप के झटकों को दर्ज करता है और उनकी तीव्रता तथा परिणाम को मापता है। भूकंप मापन की बात करें तो रिएक्टर स्केल भूकंप की परिणाम मापने की प्रणाली है। और मर्कली स्केल की बात करें तो भूकंप के प्रभाव को मापने की प्रणाली। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो आर्द्रता मापने का यंत्र है। और पायरोमीटर की बात करें तो अत्यधिक तापमान मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहां बनता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहां बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। इसका मुख्य कार्य रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करना है, ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। इसे कमी होने पर जो रोग होता है वो होता है इंसुलिन कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की। आपसे पूछा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जिसमें अब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में की थी। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश कणों से बना है और हर फोटॉन की ऊर्जा होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। आपसे पूछा है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक यौगिक है। इसमें बंध बनता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन बनाते हैं। इस विपरीत आवेशित आयनों के बीच उत्पन्न स्थिर विद्युत आकर्षण को ही आयनिक बंध कहा जाता है। यह बंध कठोर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त जमने में कठिनाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के को रक्त जमने वाला विटामिन कहा जाता है। यह रक्त के थक्के बनाने में सहायक प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी होने पर रक्त समान रूप से जम नहीं पाता है, जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव, घाव भरने में देर जैसी समस्याएं होती हैं। इसके सूत्र जो है मुख्य सूत्र हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मछली, अंडा, यकृत आदि। इसका रासायनिक नाम जो फ्लोक्यूनोन है। घुलनशीलता इसका जो वसा में घुलनशील है। बाकी विकल्पों की बात में तो विटामिन ए कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जैसे थायमिन बोला जाता है। इसका भी विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मांसपेशियों में ऊर्जा किस यौगिक के रूप में संग्रहित रहती है। आपसे पूछा कि मांसपेशियों में ऊर्जा किस यौगिक के रूप में संग्रहित रहती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। यह यौगिक को मांसपेशियों और अन्य सभी कोशिकाओं में ऊर्जा के संग्रहण और उपयोग के लिए उत्तरदायी है। एटीपी का कार्य क्या है, तो एटीपी का कार्य जो है वह है जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती तो एटीपी टूटकर एडीपी यानी कि एडोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट बनाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विकिरण से मनुष्य की कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है। आपसे पूछा कि विकिरण से मनुष्य की कौन सी कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण उन ऊर्जावान कणों या तरंगों को कहते हैं जो परमाणु विकिरण या एक्सरे या गामा किरणों से निकलती हैं या तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। चूंकि रक्त कोशिकाएं लगातार बनती हैं और विभाजित होती रहती हैं, विशेषकर अस्थिमज्जा में, तो इसलिए विकिरण के प्रति सबसे संवेदनशील होती हैं। विकिरण का प्रभाव क्या होता है, रक्त कोशिकाओं की संख्या घटती है, एनीमिया, प्रतिरक्षा में कमी होती है, अस्थिमज्जा को नुकसान होता है, इससे रक्त निर्माण रुक जाता है, त्वचा जनन कोशिकाओं और आंतों की परत भी संवेदनशील होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसमें होता है। आपसे पूछा कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसमें होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्रवाह मापन में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव उस घटना को कहते हैं जब ध्वनि या प्रकाश तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन दिखाई देता है, यदि स्रोत और प्रेषक आपस में गति कर रहे हों। जब स्रोत निकट आता है तो आवृत्ति बढ़ती है, ध्वनि तीव्र लगती है। जब स्रोत दूर जाता है तो आवृत्ति घटती है, ध्वनि मंद लगती है। उदाहरण के तौर पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पास आने पर तेज और दूर जाते समय धीमी सुनाई देती है। चिकित्सा में इसका उपयोग क्या है, तो डॉप्लर अल्ट्रासाउंड तकनीक से रक्त प्रवाह और हृदय गति का अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि रक्त कितनी गति से और किस दिशा में बह रहा है। इसका प्रयोग ब्लड क्लॉट, हार्ट वाल्व की समस्या आदि के निदान में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। आपसे पूछा कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में परमाणु आपस में ढीले रूप से जुड़े होते हैं और उनमें बाह्यतम आवरण
इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का वहन करते हैं। जब किसी धातु पर विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रभावित होकर धारा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार धातु में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। उदाहरण के तौर पर तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना सभी अच्छे सुचालक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन। सो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।